बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन। नाजरीन, सिंध में और वफाक में एक मसले पे 15 जून 2015 से ठनी हुई है और वो मसला है रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से। रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से सबसे पहले मसला शुरू हुआ 2015 में 15 जून को, जब SCBA के बारे में रेंजर्स ने कार्रवाई की। उसके बाद फिर 8 जुलाई 2015 को पहली दफा तौसी के अंदर मसला आया। 3 माह की बजाय 1 माह की तौसी बनी और अब 5 अप्रैल से CM सिंध की मेज के ऊपर एक कागज पड़ा हुआ है जिसके ऊपर सिर्फ दस्तखत करने हैं, तौसी करनी है, लेकिन वो तौसी अब तक नहीं हो पा रही। कराची ऑपरेशन, कराची के अंदर जराइम पेशा अफराद, कराची के अंदर जो करप्शन और टेररिज्म का नेक्सस है, इस तमाम चीजों के हवाले से ये कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी जबकि इख्तियारात में तौसी नहीं हो सकेगी। फिर 6 दिसंबर 2015 को सिंध हुकूमत इस इख्तियारात में तौसी को मशरूत कर देती है। सिंध असेंबली की जो मंजूरी है उसके साथ मशरूत करने के बाद से ये मसला हर 3 महीने बाद उठता है। हर बार जब भी तौसी आनी होती है उस टाइम पर मसला स्टार्ट होता है, लेकिन ये सिर्फ मसला रेंजर्स के इख्तियारात तक लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा सिंध में और वफाक में और भी बहुत सारे मामलात के ऊपर ठनी हुई नजर आती है। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों आमने सामने है, कुछ सियासी तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। सियासी तनाव को ठंडा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद कोई नया मसला सामने उठ खड़ा होता है। पहले ही वफाक में गैस और IG सिंध AD ख्वाजा के हवाले से भी मामला चल रहा है। उसके बाद फिर चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी साहब की बरहमी और उस बरहमी के बाद इसहाक डार साहब का चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी साहब को मनाना, वो भी एक अलग कहानी है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रेंजर्स इख्तियारात के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है जानी मानी शख्सियत रऊफ कलासरा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट रऊफ कलासरा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया जफर हिलाली साहब ने। हिलाली साहब सीनियर एनालिस्ट हैं। हिलाली साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हिलाली साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये रेंजर्स इख्तियारात, आप तो कराची में बैठे हुए हैं, कराची के अमनो अमान के बारे में बहुत कहा गया कि जो ही रेंजर्स को इख्तियारात मिले तो कराची में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई, लेकिन फिर ये बार बार का तनाव, बार बार का मसला, या ऑपरेशन के अंदर भी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। लेकिन ऐसे क्या प्रॉब्लम है कि 5 अप्रैल से पड़ी हुई है एक जो दस्तावेज है उसको दस्तखत करना है, आपने सिर्फ तौसीह करनी है, सिर्फ ऐसी क्या चीज है जो कि CM मुराद अली शाह साहब को रोक रही है? देखिए, अब सुनिए, गौर से सुनिए जो मैं कहने वाला हूं। पहले बात तो ये है कि मैं कहता रहता हूं कि ये फेडरेशन नहीं है, ये कॉन्फेडरेशन हो गया है, मगर लोग कहते हैं नहीं फेडरेशन है। अब आप मुझे जवाब इस सवाल का दें। ये जो गैस इसने थ्रेटन किया है मुराद अली शाह ने, पूरे मुल्क को उसने कहा कि मैं गैस बंद कर दूंगा, मैं SSGC को अटैक करूंगा, मैं ये करूंगा वो, इसलिए कि नूरियाबाद के एक गैस प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है उसको गैस नहीं मिल रहा है। आपको पता है ये गैस प्लांट किसका है? ये गैस प्लांट है अनवर मजीद का, if I'm not wrong. यस, और अनवर मजीद कौन है आप जानते हैं? हु डज ही रिप्रेजेंट आप जानते हैं? दूसरी बात, क्यों नहीं दे रहे हैं गैस जो उन्होंने कहा था? इसलिए कि अनवर मजीद जो है वो 1 अरब रुपया का डिपॉजिट देना था, वो नहीं दिया, और सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि बगैर डिपॉजिट ये गैस आप उनको दे दें, तो SSGC नहीं मानी। तो इसलिए, और ये गैस किसको जा रहा है? ये बहरिया टाउन को जा रहा है। ये जो रिच लोगों का बहरिया टाउन है ना, उनको जा रहा है ये गैस, उनके लिए बिजली, उनके लिए 24 आवर्स बिजली के लिए जा रहा है। ये कोई फैक्ट्रियों में और गरीबों को नहीं मिल रहा है। तो इस वजह आप फेडरेशन का गैस बंद कर रहे हैं कि आपका गैस प्लांट जो आपके लीडर के एक वो चमचे का है उसको गैस नहीं मिल रहा है, इसलिए कि वो ये नहीं दिया, उसने डिपॉजिट नहीं दी 1 अरब का। ये कोई तरीका है? माने कि हम सबको सजा मिलना चाहिए इसलिए कि वो डिपॉजिट नहीं दे रहा है? ये किस किस्म का मुल्क है जी? दूसरी बात, ये जो इनके 3 चमचे पकड़े गए हैं, एक तो इस्लामाबाद में पकड़ा गया और 2 जो हैं कराची में। चलिए, वो इस्लामाबाद को वो चौधरी निसार ने कहा है और सही है, नहीं पकड़ना जाना चाहिए विदाउट बीइंग ब्रॉट टू कोर्ट। वो कल आ रहा है कोर्ट, मंडे को कोर्ट में प्रेजेंट हो रहा है और उसके खिलाफ चार्जेस हैं जो वो पेश कर रहे हैं। ये जो दूसरे 2 हैं, हमें क्या पता है जी, ये सिंध गवर्नमेंट ने खुद नहीं उठाया। हमें क्या पता कि इनकी लड़ाई नहीं हो गई है, और हमें पता है कि सिंध गवर्नमेंट किसके कहने पे चलती है।
तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो इन दोनों को जो उठाया है वो वही इदारा है? और सही, अगर आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि फिर हमारे साथ वो डील होना चाहिए जो पहले हुआ था कि अयान अली को छोड़ दो, आसिम को छोड़ दो, आसिफ जरदारी को वापस आने दो, वो तो हुआ था ना, वो तो डील वॉज कैरिड आउट। रहील शरीफ गए, ये वापस आ जाए। अब क्या एक और डील होना है? माने कि हम जो हैं पाकिस्तान के सिंध के बाशिंदे, कराची के बाशिंदे और सिंध के बाशिंदे, हम इन किस्म के डील्स पे, इस किस्म के ब्लैकमेल पे हमें जिंदगी को काटना है? कोई किसी को हिम्मत नहीं है इनको रोकने के लिए? और जो लोगों को हिम्मत नहीं है वो क्यों हिम्मत नहीं है? क्या वो खुद ये चीजें हैं को छुपाना चाहते हैं? आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अ स्टेट, दिस इज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज। सही, ठीक है। इलाही साहब, मैं रऊफ कलासरा साहब की तरफ आऊंगी। कलासरा साहब, हिम्मत तो की, रेंजर्स ने की, अनवर मजीद साहब के घर के हवाले से छापे को आपको याद है, असलहा बहुत सारा मिला था, उसके बाद फिर FIR काटी गई, वो हिम्मत की। फिर AD ख्वाजा साहब ने भी अनवर मजीद साहब के बारे में थोड़ी हिम्मत की थी, जरा शुगर केन जो है गन्ना नहीं जाने दिया, तो उसके ऊपर इज़हार बरहमी हो गया सिंध हुकूमत का। यानी अनवर मजीद साहब इतने इंपॉर्टेंट हैं क्या कि रेंजर्स के इख्तियारात का मसला भी अटक जाता है, AD ख्वाजा साहब का मसला भी अटक जाता है? निका, आपने सारी बातें की हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हैं, और मेरे ख्याल डीप कंसर्न जो आपने इजहार किया सब लोगों का तकरीबन यही है। और मैं उनको ज़फ़र हिलाली साहब ने जो बातें की, बड़ी खूबसूरत बातें की, और मेरा ख्याल वो कहते हैं ना, अपना दिल जो है आप निकाल के सामने रख देते हैं। और जो उन्होंने बात सही की है कि आप हुकूमतें किस तरीके की करते होते हैं। आप लोगों को ब्लैकमेल करके यहाँ हुकूमतें करते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करके आप हुकूमतें करते हैं, आप उनको थ्रेट के साथ हुकूमत करते हैं। अगर कराची या सिंध के हालात बेहतर हो जाएं, वो मैं कहता हूँ दुबई से भी बेहतर एक अच्छा एक वहाँ पे सूबा बन जाए, वो ब्रिटेन या USA के किसी रियासत से भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाए, तो इसको किसका फ़ायदा होना है? पीपल्स पार्टी को होना है। हिलाली साहब, मैं या आप में से किसी ने तो नहीं जाके वहाँ वोट लेने, या कोई हमने वहाँ पे जदादें नहीं बनानी, ना हमने वहाँ पे जाके कोई घर बनाने हैं, ना हमने वहाँ पे कोई लाखों कोई हज़ारों एकड़ ज़मीन हमने कोई बना के कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ बनानी है या मिलने लगानी। इसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो सिंध के हुक्मरानों को हो सकता है, सिंध के लोगों को हो सकता है। सो ये चीज़ एक यहाँ पे उन्होंने बना लिया, ट्रिक ऑफ द ट्रेड बन गया है कि वो कहते इस हाथ दे उस हाथ ले, वो नकद सौदा होना शुरू हो गया है कि रेंजर्स ने पकड़ लिया डॉक्टर आसिम को, तो उन्होंने उसके लिए एक उन्होंने ये अलहदा पैकेज तैयार कर लिया कि अगर आपने हमसे लेनी है, आपने इनको छुड़वाना है अगर डॉक्टर आसिम को, तो इसके बदले में फलां चीज़ आपने पावर्स अगर लेनी है असम्बली से, डॉक्टर आसिम को छोड़ें। अगर आपने 3 महीने बाद उन पावर्स को रिन्यू कराना है, आप उस अयान अली पे हाथ आप उस पर आके हौला रखें। और अगर कहीं पे कोई 2-4 फोर्सेस आके उनको रजिस्ट कर रही हैं, तो आप चौधरी निसार अली खां के पास एक बहुत बड़ा मुअज़्ज़िज़, बकौल ये चौधरी साहब ने नाम तो नहीं बताया, आप किसी मुअज़्ज़िज़ को भेज दें जी कि आप आएँ हमारे साथ डील करें, हम आपको फलां चीज़ों पे आपको फेवर करने को तैयार है। ये तो माफिया स्टाइल ऑफ रनिंग गवर्नमेंट है। माफिया के लोग बैठ के डील्स करते होते हैं, प्रेशर वहाँ टैक्टिक्स लेते हैं, और उसमें देखें कि आप पिछले 9 सालों में 14 वहाँ पे IGs उन्होंने चेंज किए हैं। ये खैर उनको दाद में दूंगा सिंध के जो 2-4-3-4 IGs अच्छे लगे, कि पंजाब में कम से कम आपको ये चीज़ नज़र नहीं आती। पंजाब में जिस ये तनख्वाह पे इनको पेशकश की जाती है, पंजाब के पुलिस ऑफिसर जो हैं वो उसी तनख्वाह पे काम करते रहते हैं। सिंध के में उन पुलिस ऑफिसर 3 मतलब गिने चुने हैं, AD ख्वाजा हैं, इससे पहले जवेद इकबाल साहब रहे हैं, कुछ और 2-4 लोग थे जो इनकी डुगडुटी नहीं बजा रहे थे। कि अगर आपने 9 सालों में 14 IGs चेंज किए, इट मीन्स कि आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपकी गवर्नेंस के इश्यूज हैं, आपके पर्सनल उसमें स्टेक हो गए हैं। सो अभी भी सिंध की पुलिस में समझता हूँ हमारे पंजाब के इन अफसरान से बहुत बेहतर है कि पंजाब में आपको कोई इस तरह की डिफेंस की आपको नहीं मिलती। आपने ये अभी बात की थी AD ख्वाजा साहब की, आपको कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलती, माँ सिवाय आपको एक शारिक कमाल सदीकी बहावल नगर के जो DPO थे, उनको नवाज शरीफ साहब ने उठा के सुबह बदर कर दिया जी, तो मेरे MNA के घर खाना खाने नहीं गए। अदरवाइज तो सारी की सारी पुलिस है या इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने इतना उनको आके रिक कर दिया, इतना खौफजदा कर दिया कि कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। और मुझे इस बात पे यकीनन एक बाज़ दफ़ा लोगों को मिक्स्ड उस पर सिग्नल आते हैं, हमारे जुडिशल हमारे जो ये मैं कहूँगा इदारे हैं, कि एक साइड पे हमें नज़र आता है कि सिंध की जुडिशरी जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, कि वो इस तरह के अफसरान को बैकिंग देती है कि अगर AD ख्वाजा जैसे लोग हैं जिन्होंने मेरिट पे, अब यकीन करें मुझे पीपल्स पार्टी के एक MNA ने खुद बताया है, पीपल्स पार्टी के सिटिंग MNA ने, उसने कहा जी AD ख्वाजा ने मेरे जिले में वहां पे भर्तियां की हैं, ईमानदारी से की हैं, मेरिट पे की हैं, और लोग मुझसे खुश हैं, नाराज नहीं है। क्योंकि मेरे कहने पे 10 लोग अगर वो नौकरियां देता तो 10,000 बंदा मुझसे नाराज होता। उसने खुद मुझे तारीफ की है। ठीक है कलासरा साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है।
ब्रेक के बाद बात को कंटिन्यू करेंगे। पीर मजहरुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद उनको भी इस शो का बाकायदा हिस्सा बनाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, मसला हल कब होगा, क्या इसी तरीके से बार्गेनिंग चिप्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा इन मसलों को, या वाकई में अवाम के लिए काम किया जाएगा। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले पीर मजहरुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। पीर मजहरुल हक साहब, ये पीपल्स पार्टी पर बार बार एक तरह से नाम लगता है कि शायद रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी इसलिए नहीं की जाती क्योंकि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे अहम शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई होती है और डेफिनेटली फिर एक जमात का नाम भी खराब होता है उस हवाले से, और सिंध की हुकूमत भी है तो फिर उनके पास इख्तियारात भी हैं। ये बताइएगा, क्या इस बात में सदाकत है? क्या आप इस बात की तायीद करेंगे कि ये बात जो चहम गोइयां चलती हैं ये दुरुस्त है, या फिर कोई काउंटर नैरेटिव है? पहले तो मैं बहुत ही माजरत के साथ ये अर्ज़ करूँगा कि ख़ानदानी आदमी जो बड़े डिप्लोमेटिक कोर में रहे हों और बड़े अच्छे ख़ानदानी पस मंज़र रखते हों, उनके मुंह से बाज़ारी किस्म के जुमले, चमचे टाइप के और इस तरह से मुझे लगता है उनको ज़ेब नहीं देता। बहुत गंदे आदमी होंगे, बहुत ख़राब होंगे, लेकिन एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को पब्लिकली मीडिया पे ये इस तरह से कहना कि फ़लाँ के चमचे हैं, उनके ज़रूर फैमिली मेम्बर्स भी ये प्रोग्राम देखते होंगे, उनके बेटे बेटियाँ बच्चियाँ सब ये सुनते होंगे, देखते होंगे, उनके वालिदैन भी। तो क्या ये अच्छा लगता है कि किसी आदमी को जैसे स्ट्रीट में कोई लोग एक दूसरे, अरे तू इसी का फलां का चमचा है, ये और आदमी तो स्ट्रीट वाले कह सकते हैं और किस्म के, लेकिन किसी अच्छे आदमी पे ये ज़ेब नहीं देता कि जब वो गुफ्तगू करे तो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करे जिससे किसी और की दिल आज़ारी होती हो। मेरी तो इसलिए सिर्फ दिल आज़ारी हुई कि एक अच्छे आदमी के मुँह से मैंने सुना। अगर कोई आम आदमी होता है, ऐसे बहुत सारे सियासी अदाकार हैं, उनके बारे में मैं क्या अर्ज करूं, लेकिन अपनी जो अपनी व्यू है उसको देना चाहिए। लेकिन एक अपने रिफ्रेम नहीं देखें, अगर आप सिर्फ वन वे ट्रैफिक चलाएंगी तो मैं आपको इसका तो जवाब सीधा है कि वो आज पूरा हो रहा है। 5 अप्रैल को वो समरी मूव किए होम डिपार्टमेंट ने एक्सटेंशन के लिए, वो सपोर्ट करके किए कि ये बढ़ाया जाए, और वो सीएम के पास पेंडिंग है। कल उसके वालिद की बरसी थी। अब क्या समझते हैं क्या हुकूमत में किसी की डिक्टेशन पे कोई चीफ मिनिस्टर साइन करेगा क्या? वो अपना माइंड अप्लाई करेगा। जाहिर है उसको जब उसके सामने समरी आएगी तो वो अभी हो सकता है हो भी गई हो, और यहाँ इतने सब तबसरे करना, ये पीपल्स पार्टी का ये है, पीपल्स पार्टी का वो है, पता नहीं कितनी बातें, अभी मौजू क्या था और कहाँ से कहाँ तक वहीं जाके मामला पहुँचा। मेरे ख्याल में अब टीवी टॉक शोज पे आए तो प्लीज़ आप पे भी जिम्मेदारी, आप इसे डिस्क्लेमर चला के सिर्फ इससे बरी जिम्मा करार नहीं हो सकते कि भाई इनके अपने व्यूज़ हैं। व्यूज़ भले थे, लेकिन नाम किसी के कॉल करना कि ये चमचा है, वो इसका ये है, वो ये, कल को दूसरा भी कोई लफ्ज कह सकता है। मैंने पहले भी अर्ज की कि मैं वो हिलाली साहब से उसका जवाब लेते हैं, यकीनन लेते हैं आप, ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं वो हिलाली साहब से उसका जवाब लेते हैं। जो हिलाली साहब ने फरमाया वो डेफिनेटली जज्बात में आके भी उन्होंने फरमाया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 5 अप्रैल से आपने खुद भी ये फरमाया कि जी 5 अप्रैल से पड़ी हुई है सीएम साहब के पास ये समरी, और आज है 15 अप्रैल, और 15 अप्रैल मैंने कहा 5 अप्रैल को, अब सही 16 अप्रैल है भाई, 16 जनवरी से नाफिजुल अमल था 90 डेज के लिए, आज वो 15 अप्रैल है और जनवरी 16 और आज में 90 दिन आज पूरे हो रहे हैं। 5 अप्रैल को समरी मूव हुई थी। आप समझने में आप की गलती है, मैं तो आपको दोबारा कहता हूँ, आप ज़रा गौर से सुना करें। मैंने कहा 5 अप्रैल को जो रिपोर्ट आई है मीडिया में उसके मुताबिक होम डिपार्टमेंट से समरी मूव हुई है, फिर उसका एक रूट होता है, सेक्रेटरी से वो चीफ सेक्रेटरी के पास जाती है, फिर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास होती है, फिर वो सीएम के सामने पेश की जाती है। और मैंने आपको जैसे कहा कि कल उनके वालिद की बरसी थी, वो गाँव गए हुए थे, और आखिर इंसान भी हैं, हर आदमी की अपनी अपनी लिमिटेशंस भी हैं। तो क्या आप इस तरह गन पॉइंट पे किसी से कोई साइन करवाएंगे क्या? वो करेंगे जब अपना माइंड अप्लाई करेंगे
मुनासिब समझेंगे नहीं, ठीक। और उनका एग्री करेंगे उनके समरी से तो साइन कर देंगे। अच्छा जरा कलासरा साहब भी कुछ पीर फरमाना साहब, चाहें। जी, अभी कलासरा। अभी वो हिलाली साहब भी कह रहे थे और रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जिस प्लांट के लिए सारा ये गैस का मसला हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं कि ये प्लांट जो है ये उनका अनवर मजीद साहब का है, ताकि ये थोड़े से हमें पहले इसके बाद ही मेरा ख्याल है बात कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से कमेंट किया जा सकेगा। आप कंफर्म करते हैं कि उन्हीं का है या प्लांट किसका है जिसके लिए गैस का कहा गया है? और दूसरा ये है कि हर मामले में पीर साहब ये अनवर मजीद साहब ही क्यों फीचर करते हैं? कहीं पे गन्ने का मसला है, कहीं पे शुगर का मसला है, कहीं पे प्लांट का मसला है, कहीं पे पैसों का मसला है, कहीं पे कोई झगड़े का मसला है, कहीं पे कोई एडी ख्वाजा साहब के साथ कोई उनकी टफ गुफ्तगू का मसला है। ये अनवर मजीद साहब ही हर जगह क्यों फीचर कर रहे होते हैं? सर आप ही तो हैं, आपका तो इतना जिक्र नहीं होता जितना उनका अनवर मजीद साहब तो होते हैं। और भी मिनिस्टर हैं सर आपके साथ। मैं एंकर पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं डायरेक्टली किसी भी पार्टिसिपेंट या पैनलिस्ट को जवाब देने का जिम्मेदार नहीं हूं, ये मेरा फर्ज नहीं है। एंकर पर्सन के थ्रू जो भी सवाल पूछा जाएगा बिल्कुल मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन हम इस तरह क्रॉस टॉक में शुरू हो जाएंगे और मुझे पता है कि उसका फिर एंड क्या होती है और मैं उन लोगों में से नहीं हूं। पीर साहब मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। रफ कलासरा साहब है, हमारे उस्ताद है, हमारे सीनियर है, उन्होंने पूछा तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी इज्जत करूं इस सवाल के हवाले से भी। मैं यही सवाल दोहरा देती हूं आपको कि अनवर मजीद साहब आपके होंगे, क्यों हर जगह पर उनका नाम आता है? उस्ताद आपके होंगे, मेरे नहीं है। मैं इनसे जर्नलिज्म में भी बहुत पीर साहब एक मिनट सर, वैसे पीर साहब और उस वक्त ये पता नहीं पढ़ते होंगे किसी स्कूल में। ये बात छोड़े ना, अब ये उस्ताद सर अगर आप मुझसे पहले पैदा हो गए थे तो इसमें ना मेरा कमाल है ना आपका कोई कमाल है। पीर साहब आज इतने गुस्से में आप बैठे हुए हैं, मतलब आपसे सवाल पूछ लिया, आप एक पब्लिक फिगर हैं, नोन आदमी हैं, तो आपसे सवाल पूछना भी गुस्ताखी के जुमरे में आ गया। सर आप अच्छे लोग हैं, मतलब पीपल्स पार्टी में पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे डिबेट रहती है, मतलब हम भी कोई सारे हर वक्त ठीक नहीं होते। आपसे सवाल ही किया ना सर, मैं किसी आपकी तौहीन हो गया कि आपसे सवाल क्यों पूछ लिया सर? मिस्टर आप अगर भी तो यहाँ पे आपकी तरह इनवाइट किया गया हूं, भले पूछ लें तो ये सही है, लेकिन आप डायरेक्ट टॉक नतीजा खराब होता है। मैंने देखा है टीवी टॉक शोज पे, मैं देखा है कि इस तरह से आपस में क्रॉस टॉक करते हैं, फिर एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं आपस में, और कोई जाहिर है आप अपना माइंड बना के आए हुए हैं। मुझे डिफेंसिव करने के लिए आप माइंड बना के आए, आप मेरे से डायरेक्ट क्यों पूछ रहे हैं? आप अपने एंकर पर्सन को कहें वो मेरे से पूछे, मैं जवाब दूंगा। आपका कोई प्रोग्राम होगा तो हमारी बात से तो नाराज है। मजहरुल हक साहब मेरी अर्ज सुन लीजिएगा। मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाह रही हूँ कि एक कंट्रोवर्सी डेवलप होने में बड़ा वक्त लगता है, जाहिर सी बात है, और वक्त लगता है तो फिर डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई, कहते हैं ना वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो अनवर मजीद साहब का नाम, देखिए मैं साहब करके कह रही हूँ, अनवर मजीद साहब का नाम बार बार आता है, चाहे वो एडी ख्वाजा साहब के हवाले से उनके साथ जोड़ा जाए, या फिर वो रेंजर्स के मामले में जोड़ा जाए, या फिर वो किसी ग्रुप के उनकी कंपनी के हवाले से काम के बारे में, या नूरियाबाद के 75% शेयर्स के बारे में आए, या अनवर मजीद साहब की, आप जैसे लोग भी हैं सियासी बसीरत रखने वाले, मौला बख्शांडियो साहब भी हैं, बहुत सारे और नाम हैं, बहुत सारे नाम नहीं आते, लेकिन वही बात, अनवर मजीद साहब का नाम बार बार आना, कोई मसला तो होगा, या फिर अगर नहीं है तो फिर उसकी तरदीद पूरी तरीके से खुल के कीजिए। नहीं तो आप क्या देखिए, माफ़ कीजिएगा, आपका जो अंदाज़े तखातब है उससे न्यूट्रलिटी तो बिल्कुल जाहिर नहीं होती। आप किसी का नाम जाहिर बार बार आता है तो उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हो सकता, न पीपुल्स पार्टी उसकी जिम्मेदार है, जो भी है उनसे आप पूछें। जब जहाँ तक मैं गैस के मामले पे होऊंगा, ये टाल मटोल नहीं होनी चाहिए, ये इशू पर्सनल होगा, हो सकता है आपकी बात सही हो, आपके पास अगर एविडेंस है आप कोर्ट में चले जाएं या किसी मुतालिका इदारे के पास कंप्लेंट करें, लेकिन ये बहाना करके आप सिंध को उसके जो आईनी हक है गैस पे उसको उनसे महरूम नहीं रख सकते। ये आप मजाक बंद करना चाहिए, ये तंगायत पे जंगायत होगी। आप खुदा के वास्ते सोच समझ के गुफ्तगू करें। अब बात करे कोई कि मेरे को मेरा हक चाहिए, तो अरे ये अनवर मजीद का मामला है इसलिए इसको मांग रहे, अरे भाई किसी के लिए भी मांग रहे हैं, वो आप अनवर मजीद जाने, आप जाने, वो आपका जानने वाला होगा और हमारा जानने वाला होगा, किसी का आदमी होगा, किसी का बिजनेस पार्टनर होगा, लेकिन उसका सिंध के आदमियों ने क्या कसूर किया है? सिंध सूबे ने क्या कसूर किया है? आइन में एक चीज लिखी हुई है, आप उसको टालने के लिए इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? आप सीधी बात करें, आपको नहीं देना है हक तो मैं तो आपको यकीन करें, अगर चीफ मिनिस्टर साहब को तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर ये डिस्प्यूट है
वफाक और सूबे के दरमियान, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके कहना चाहिए, बजाय इसके कि वो जाके उन पे कब्जा करें, धरना करें, लोग यह हम पे मजाक कर रहे हैं। उनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाएं, देखें अगर हमारा आईनी हक हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये अब इसको सीरियस मामले को आप इधर उधर की बातों में मत डालें। ये छोटी बात है कि नूरियाबाद का मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। हमने कभी ये नहीं कहा, हमने कहा हमें हमारा हक दो, ये अच्छी बात नहीं है। ये फेडरेशन है, कोई कॉन्फेडरेशन नहीं है। अगर फेडरल आइन में लिखा हुआ है कि हमारा इतना हक दो और आप इसको गुस्से होकर कह रहे हैं कि चलिए इस हक की बात भी करते हैं, डेफिनेटली इस हक की बात भी करते हैं। को उसके हक से महरूम रखा जाएगा। कमाल है। मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक का वक्त हो गया है, उसके बाद फिर बात करते हैं। इस हवाले से इस हक की बात कर रहे हैं पीर मजहरुल हक साहब, आप गैस के हक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वजह है, ठीक है, हक भी मिलना चाहिए। वहां जो गैस के मसले, लोड शेडिंग के मसले, वो भी खत्म होने चाहिए, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे मसले हैं। अमन अमान का मसला भी है, उस मसले को भी हल करने की जरूरत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले पीर मजहरुल हक साहब थोड़ा सा इजहार बरहमी का जो इजहार कर रहे थे, वो हिलाली साहब कुछ आपने अल्फाज अनवर मजीद साहब के लिए इस्तेमाल कर दिए, बड़ा नाराज हो गए पीर साहब उसकी वजह से, कुछ फरमाना चाहेंगे? देखिए, मेरा उर्दू जो है ना ये बहुत अच्छा नहीं है, मगर तो अगर मुझे कुछ चीज़ कन्वे करना हो तो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ जो अमूमन लोग समझते हैं। उसका सर्टनली एक प्रिजॉरेटिव टोन भी होता है। जो मैं कन्वे करना चाहता था ऐसे लोगों पे जो लोग पकड़े गए हैं और जिनका उनके बॉस के साथ जो रिलेशनशिप है, अगर कोई मुझे कह दे कि मैं बेनजीर भुट्टो का चमचा था, मैं कहता था यस एंड आई एम प्राउड टू बी हर चमचा, क्यों नहीं। मगर ये बात छोड़े, दूसरी बात देखिए, बात सीधी सादी है। जब MQM के खिलाफ रेंजर्स का एक्शन हो रहा था, कोई रुकावट नहीं थी। अब जब PPP के खिलाफ रेंजर्स का एक्शन होता है तो उसको महदूद किया जाता है, उसको टाइम कंस्ट्रेंट्स किया जाता है। वी नो द रीजन, हमें सब पता है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने ये जो सिंध कार्ड जो खेल रहे हैं, और बिलीव मी, आपको पता नहीं है मैं कितना सिंधियों के साथ मैं कितनी हिमायत करता हूं सिंध को और सिंधियों के साथ। ये मेरा घर है, तो मैं हर वक्त करूंगा। मेरा अंकल जो था आगा शाही, वो सिंधी बोलते थे, वो सिंध कार्डर थे ICS के। वालिद साहब खैर सिंध के नहीं, मगर वी लव सिंध। हम इधर रह रहे हैं और हम इधर मरेंगे, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, हम रो रहे हैं कि इस किस्म की हरकतें हो रही हैं जो सब लोग जानते हैं। क्लासरा साहब जो इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं वो भी जानते हैं, वो बेहतर मेरे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस्म की गिव एंड, ये जो पोकर हो रहा है, पॉलिटिकल पोकर जो होता है, इट्स वेस्टिंग टाइम। ये वक्त हराम हो रहा है लोगों का। लोगों की हालत देखनी चाहिए। हर ट्रैफिक लाइट पे आप आके हालत देखें लोगों को। चलिए, अगर मुझे आपने मजबूर किया है, मैं कहता हूं मैं जाके ये बेचारे जो भीख मांगते हैं उनकी जूती खरीदता हूं, जाके जूते खरीदता हूं उनके लिए। मैं कहता हूं और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम एक नया 400 और 500 सबसे सस्ते जूते 400 और 500 वो जाके खरीद के देता हूं कि यार बेचारी लड़की 5-6 साल जिसकी माँ एक ट्रैफिक पे, दूसरे वो ट्रैफिक लाइट पे, और ये लोग बैरिया टाउन 24 आवर्स सप्लाई के लिए डिपॉजिट नहीं देना चाहते। और जब हम प्रोटेस्ट करते हैं ये कहते हैं कि आप लोग ऐसे हैं, आप लोग वैसे हैं। आई एम सॉरी यार, ये मुल्क तबाह हो जाएगा इस तरीके से। दैट इज माय पॉइंट। ये नहीं है कि किसी को इंसल्ट करें। जी ठीक है, चलिए, पॉइंट नोटेड। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कलासरा साहब, हिलाली साहब ये कर सकते हैं तो सिंध की हुकूमत के पास तो डेफिनेटली फंड्स भी हैं, NFC बोर्ड्स के वो जो तमाम फंड्स है वो भी जाते हैं, बजट भी है उनका। अगर एक शहरी कुछ बेहतरी के लिए सिंध के अवाम के लिए कर सकते हैं, और मसला तो गैस का नहीं, मसला तो हम सबसे पहले रेंजर्स का इख्तियारात का डिस्कस कर रहे हैं, और रेंजर्स के इख्तियारात के मामले में भी अनवर मजीद साहब का नाम आता है। अब इसमें मेरा, आपका या हिलाली साहब का तो कोई कसूर नहीं है, नाम आता है तो बस आता है। वो पीर मजहरुल हक साहब हालांकि ही इज़ अ वेरी डिसेंट मैन, मतलब उनको सुनते रहे। अभी भी उन्होंने बड़ा मतलब डिसेंट हवाले से हमारे ऊपर उन्होंने आके तनकीद की। उनका हक बनता है, वी रिस्पेक्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम भी कुछ ज़्यादा कि होलियर देन पोव वाली बात नहीं है। लेकिन एक दो चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा उनको, पीर साहब के लिए, कि जब आप
पब्लिक पोजीशन पे आते हैं तो डेफिनेटली जो सहाफ़ी है उसका काम है आपसे सवाल अच्छा भी करेगा बुरा भी करेगा। आप पे होता है कि आप उसके सवाल को क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। बड़े बड़े हम यहाँ पे सख्त सवाल करते हैं, बाज़ दफ़ा गुस्से में आ जाते हैं, बाज़ बड़े मुश्किल सवाल का आसानी से टैकल कर लेते हैं, जवाब देते हैं। मतलब जरदारी साहब की बात कर लें, इन्हीं के पार्टी के सरबराह हैं, हम उनसे आप कैसे बड़े गुस्से वाले सवाल भी करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो एक स्माइल के साथ टाल जाते हैं। ये पॉलिटिशियंस के ट्रिक ऑफ द ट्रेड आने चाहिए कि सहाफ़ी उनसे पूछेगा अगेन, क्योंकि वो लोगों को जवाब दे हैं, मीडिया उन पे आएगा, बात करेगा, इसलिए इनको थोड़ा सा नाराज़ नहीं होना चाहिए। जब ये पर्टिकुलर किसी शो में आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए कि मैं नहीं करूंगा, चले आप सवाल कर लेंगी। और इस बात पे नाराज़ होना चाहिए कि उन्होंने क्यों मुझसे डायरेक्ट कर लिया सवाल। मेरा नहीं ख्याल कि पीर साहब जैसे एक सियासतदान को इस बात को मेंट करना चाहिए था। एक चीज़ मुझे उनके पीर साहब की अच्छी लगी है जो शायद आपने नोट नहीं की, कि उन्होंने अनवर मजीद साहब को डिफेंड नहीं किया। इट्स ए वेरी रेयर क्वालिटी। हालांकि अनवर मजीद साहब जरदारी साहब के बड़े करीब हैं, वो सबको पता है कि अनवर मजीद साहब की गुस्ताखी नहीं की जा सकती। सो कम अज़ कम उन्होंने जो सवालात थे, जो एक्विजिशन थे, चले एक्विजिशन कह रहे हैं, हमने अनवर मजीद साहब के हवाले से उठाए हैं, तो उन्होंने ठीक कहा है उन्होंने कि मैं तो उन पर बात नहीं करता, अगर किसी ने सवाल का जवाब लेना है तो अनवर मजीद साहब से ले लें, ये उनका स्पोक्स पर्सन नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो मेरा कहना है कि एक अनवर मजीद साहब की वजह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे बैड प्रेस भी आता है, उन पर तनकीद भी आती है, सवालात भी उठते हैं, और इस जिस प्लांट की वजह से सारी ये कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है, तो वो भी अनवर मजीद साहब का नाम आएगा तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी का जो भी बंदा आएगा, अगर पीर साहब ना होते कोई और बंदा भी होता तो ये सवाल पूछा जाना था कि अनवर मजीद साहब जो हैं, अगर उनकी वजह से पूरे सिंध या विफाक या मीडिया या वटेवर रेंजर्स के साथ ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं। और लास्टली हमारे सियासी ये पीपल्स पार्टी के दोस्तों में कभी टॉलरेशन ज़्यादा होती थी, वो कहते ना कि खुदा शायद हुस्न देते हैं, नज़ाकत आ ही जाती है। अब 5 साल यहाँ रूल किया है, माशाल्लाह 8-9 साल से सिंध में कर रहे हैं, लिहाजा वो छोटे छोटे हमारे सवालों पे भी नाराज़ हो जाते, नहीं तो माजी में इससे बड़े बड़े सख्त सवालात भी हम कर लेते थे, वो मुस्कुरा के हंस के टाल जाते थे। अच्छा कलासरा साहब, यहाँ फिर वही सवाल आता है डेफिनेटली रेंजर्स के इख्तियारात वाला। पीर साहब ने फरमाया कि जी देखिए कल बरसी थी उनके वालिद की, मुराद अली शाह साहब के वालिद की, तो इसलिए वो नहीं कर पाए। 5 अप्रैल से समरी मूव हुई है, और क्या ज़रूरी है कि हर बार एंड के टाइम तक लेकर आया जाए तमाम चीज़ों को? मैं इसमें एक और इसको देखता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा मैं रेंजर्स की थोड़ी सी परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। जो मेरे एक जो मेरे जैसे लोग हमेशा उसमें रहे हैं कि रेंजर्स ने कराची को बड़ा अच्छा किया, इनके जवानों ने वहाँ पे कुर्बानियाँ भी दी हैं, लेकिन जो उसका रिजल्ट निकल रहे हैं ना, शायद वो इतने डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं निकले। मसलन सबसे बड़ा जो केस इन पॉइंट था डॉक्टर आसिम हुसैन का था, उसको रेंजर्स ने पकड़ा था। अब ये कह देना जी हमने उसकी प्रोसिक्यूशन हम नहीं कर सकते थे, सिंध हुकूमत कर रही थी, वो फलान है, उनको सही नहीं किया। तो रेंजर्स के पास बड़ी पावर्स हैं, मीन कि डीजी रेंजर्स हैं, एक अच्छे बंदे हैं, उनकी अगर रेपुटेशन सुनिए, जनरल साइद जो हैं या कोर कमांडर बैठे हैं, आप तो एपेक्स कमेटी में बैठते हैं, आप वहाँ पे इशू क्यों नहीं आप वहाँ पे उठाते, ये फलां बंदे को हमने पकड़ा, ये एविडेंसेस आपको दिए, आपकी पुलिस गई है और आपने जाकर सारी वहाँ पे जमानतें करा ली हैं। अगर मान लेते हैं कि सिंध की असम्बली ने आपको जमानत नहीं, सॉरी सिंध आपको वहाँ पे ये कोर्ट ने दे दी है, जमानत दे दी है, एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है, तो फिर आप यहाँ पे आकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते? सो ये थोड़ा सा रेंजर्स को भी अपना देखना चाहिए, जिन लोगों को आप पकड़ रहे हैं, जिन लोगों को आप आगे ला रहे हैं, अगर आपको तामुन नहीं मिल रहा वहां प्रोसिक्यूशन सिंध से, या आपको वहां पे सिंध की जो एस्टेब्लिशमेंट है आपके साथ तामुन नहीं कर रही, तो आप पावर्स फिर आपको क्यों चाहिए? क्योंकि एंड रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला। डॉक्टर आसिम हुसैन है, अगर आपने उसको पकड़ना है 6 महीने 2 साल रख के बाद आपने प्रोटोकॉल के साथ उसको रवाना कर देना, आखिर हमें यह कहना है कि जनाब कि जी हम क्या करें, प्रोसिक्यूशन तो सिंध के पास है, तो फिर मेरा ख्याल है इनको पावर्स लेने से इनकार कर देना चाहिए, फिर इसका कोई फायदा नहीं। चलिए ये मसला है, उसके साथ एक और मसला है, वो है रजा रबानी साहब वाला। रजा रबानी साहब को मनाया है इसहाक डार साहब ने, इस हवाले से बात करेंगे। पीर मजहरुल हक साहब को भी डेफिनेटली शो का हिस्सा बनाए रखेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या ये भी, इसको भी कुछ लोग इस तरीके से ले रहे हैं कि ये भी एक प्रेशर डालने का टैक्टिक था, क्या था या नहीं? पीर साहब से भी जवाब लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से। अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और रजा रबानी साहब, चेयरमैन सेनेट, काफी इजहार बरहमी उन्होंने किया और इस बात पर किया कि सेनेट की कार्रवाई चल रही होती है, क्वेश्चन आंसर सेशन होना होता है, वुज़रा गायब होते हैं, वुज़रा जवाब देने के लिए मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से कार्रवाई आगे बढ़ना तकरीबन नामुमकिन सी बात हो जाती है। रजा रबानी साहब वही हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आबदीदा हो गए थे और जो डेमोक्रेसी की बात करते हुए ये कहने लगे थे कि जी डेमोक्रेसी के खिलाफ है, मेरे अपने असूलों के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद मुल्क की बेहतरी के लिए मुझे ये करना पड़ा है। आज रजा रबानी साहब ने एक और असूल के ऊपर स्टैंड लिया। पीर मजहरुल हक साहब की तरफ चलते हैं। पीर साहब,
ये रजा रब्बानी साहब ने स्टैंड लिया, पिछले 4 साल से वुज़रा जो हैं वो नहीं आ रहे थे। लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा ही कदम जो आज उठाया, उसूल पे उठाया, ऐसा ही कदम पहले भी उठा लेना चाहिए था उन्हें, ताकि ये साहबदार साहब वगैरह जो मनाने के लिए गए हैं उनको, या वजीर आज़म साहब के बारे में कुछ अहम गोइयां चल रही हैं कि मंडे को वो सेनेट के जो इजलास के अंदर आएंगे वुज़रा के साथ, अगर ये पहले हो जाता तो ये फ्रेंडली ऑपोजिशन वाली बातें जो पीपल्स पार्टी के बारे में कही जाती है ये ना होती। पहले तो मैं अपना इस्तेकाक इस्तेमाल करूंगा, आपके उस्ताद ने जो मेरे बारे में ज़ाती तबसरा किया है उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं, वरना मैं समझता हूं कि मेरी यहाँ इस शो में बैठने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरे को आप इजाज़त दें, जो उन्होंने मेरे बारे में कहा, गुस्से में आ गए, ये हो गया, मैं कोई गुस्से में नहीं आया। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो एंकर होते हैं, एक होता है या 2 होते हैं, बताया जाए। मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आप 2 एंकर्स हैं, कभी कभी 2 भी होते हैं। अगर एक एंकर है, 2 तज्ज़ियाकार हैं, और मुझे पीपल्स पार्टी का एक मुल्ज़िम के तौर पे यहाँ बिठा के, और दोनों तरफ से राइट एंड लेफ्ट मुझे ये इल्ज़ामात की बौछार कर दी गई। हालांकि मेरे से तो सवाल ये पूछने चाहिए जो मैं से मुतालिक हैं, और उसके बाद ये कहना कि ये एकदम से गुस्से में आ जाते, पहले मुस्कुराते, अभी भी मैं मुस्कुराता हूँ। अब मेरा मुस्कुराना वो तो डिपेंड करता है आपके अपने लहजे पे और आपके एटीट्यूड पे। बात खत्म हो गई यहाँ पर। मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ, मेरी एक ट्रेडमार्क है, मुझे हमेशा सब कहते हैं आप मुस्कुराते हैं, लेकिन गुफ्तगू करना। अब देखें, साउथ इंडिया से आने वाले साहब जो पर्शिया से हिजरत करके आए, मैं उनके बड़ों का बहुत एहतराम करता हूँ, क्योंकि मेरे बड़ों के भी उनके साथ ताल्लुकात थे। मेरे दादा पीर इलाही बख्श उनके बहुत करीबी ताल्लुकात थे, और हमारे कायद शहीद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी उन दोनों बुजुर्गों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह से न सिंधी में न उर्दू में किसी को कहा कि ये किसका चमचा है, ये कैसा कहा जाता है। वो जिस तरह के सबको पता है कि वो एक उनका मैनेजर है, एक उनके बिजनेस को संभालता है। भाई आप उसको और जो मर्जी आए कहें, किसी की तौहीन तो मत करें ना। आप यहाँ टीवी टॉक शो पे, चूंकि आपको राइट है, वो यहाँ मौजूद नहीं है आपके जवाब देने के लिए। मेरा सिर्फ ये व्यू पॉइंट था, लेकिन अगर वो बुरा लगा है, मैं समझते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो मैं माजरत कर लेता हूँ, कोई बात नहीं इसमें मैं कोई छोटा नहीं हूं। साहब आपका पॉइंट नोटेड है, ऑन एयर भी चला गया आपका पॉइंट, लेकिन इतना जरूर है, मुझे जरा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा, वक्त बड़ा कम रह गया। पीर मजहर उल हक साहब या रजा रब्बानी साहब के हवाले से सवाल किया जा रहा है कि अगर रजा रब्बानी साहब, बहुत सारे मौक़िफ़ उनके ऐसे रहे जिसके ऊपर उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया, अगर इसी बारे में ये पहले भी बात करते हैं कि देखिए वुज़रा नहीं आ रहे, जवाब नहीं दे रहे, और जवाब ना देने की वजह से कार्रवाई रुक जाती है, बहुत सारे मामला रुक जाते हैं, ये स्टेप 4 सालों में पहले भी लिया होता, तो फ्रेंडली ऑपोजिशन का जो एक बार बार पीपल्स पार्टी को ताना मिलता रहा है पिछले 4 सालों के अंदर, वो ना मिलता। इसके ऊपर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। काइंडली देखें, रजा रब्बानी साहब ने कोई ये पहली मरतबा नहीं ये कहा है। आप रिकॉर्ड उठा के देखें, आपकी मीडिया ने कई मरतबा ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर भी चलाया कि आज वो नाराज़ हो गए, आज उठ के चले गए। वो बार बार वार्निंग देते रहे इतना अरसा। देखें, सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ सेनेट में है। अगर सेनेट में वुज़रा नहीं आए तो इसकी माना वो इस चारों सूबों का जो एक इक्वल स्टेटस रखने वाला, इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाला जो फोरम है, उसकी वो तौहीन भी कर रहे हैं, उसको अहम भी नहीं समझते हैं। हालांकि आपको पता है कि आइन के मुताबिक अगर सेनेट ये मेजॉरिटी से ये कोई भी कानून साजी को मुस्तरद कर दे, तो फिर मरकजी हुकूमत कोई भी नेशनल असेंबली के थ्रू कोई भी कानून पास नहीं करा सकती। अब इतना अहम है, अब सिर्फ ये है कि फाइनेंशियल पावर नहीं है। मैं कहता हूँ कि अब हमें उस तरफ धकेला जा रहा है जहाँ हमारे एक साथी यहाँ कह रहे थे कि कॉन्फेडरेशन में ये के बराबर है। अपना हक मांगना अगर कॉन्फेडरेशन के बराबर है तो हम उसके लिए भी चले जाएंगे, आइन में तरामीम का मुतालबा करेंगे। क्या बात करते हैं, तंग आयत पर जंग आयत। हमारा 68% गैस है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अभी क्यों बात याद आई? मैं आपको बताऊं, ये इतने सालों से हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के वो चिल्ला रहे हैं, दूसरे चिल्ला रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी चिल्ला रही है कि भाई ये आर्टिकल 158 के तहत पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि जो ज्यादा अपना गैस प्रोडक्शन करेगा पहला राइट ऑफ यूजेज उसका होगा। अब ये बात हम करते हैं तो जैसे हमने
एक जलती पे तेल का काम कर दिया और उनको फौरन इल्जाम लगाकर हमें चुप कराने की और हमें डिफेंसिव करने की कोशिश की जाती है। भाई खुदा के वास्ते मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, आप खुद सोचिए, ये सूबों के हुकूक मत ज़ाया करें। ठीक जी, कलासरा साहब, एक मैं उनकी ये बातें किसी हद तक ठीक हैं जो कह रहे हैं, पीर साहब कह रहे हैं, लेकिन एक थोड़ी सी उनकी मैं अगर इजाज़त दें और फिर नाराज़ ना हो जो मैं करेक्शन कर दूं कि वो अखलाकी तौर पर तो ठीक कह रहे होंगे कि अगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान किसी बिल को अगर मुस्तरद कर दो तो वो कौमी असम्बली भी उसको मंजूर नहीं कर सकती। वो ये मॉरली तौर पर बात ठीक होगी, लेकिन कानूनी और ऐनी तौर पर पीर मजहरुल हक साहब वो बात ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान को बिल अगर अप्रूव नहीं करता जो कौमी असम्बली ने अप्रूव किया है, तो फिर एक और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन दी गई है कि आप जॉइंट सेशन बुला के आप उसको अप्रूव कर सकते हैं। मसलन एक बिल का मैं हवाला दूंगा पीर साहब की उसके लिए रेडी रेफरेंस के लिए, कि जब यहाँ पे PIO को इन्होंने आके इन्होंने एक कॉरपोरेशन बनाया, तो नया इन्होंने आके जो कुछ भी किया हुकूमत ने, उसको यहाँ पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की कोई मेजॉरिटी है तो इन्होंने उसको आकर मुस्तरद कर दिया था। तो उसका क्या किया था उन्होंने, आपको अगर याद हो, इन्होंने जॉइंट सेशन बुलवा के उसी बिल को पूरे जॉइंट सेशन से अपनी अक्सरियत की बुनियाद पे अप्रूव करा लिया था। लिहाजा ये कहना ठीक नहीं है कि अगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी किसी बिल को अगर वहाँ पे आगे मुस्तरद कराएगी तो वो शायद कानून ही नहीं बन सकता, ऐसे नहीं। और जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी तो सेनेट में उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, वो भी इसी तरीके से ही आके अपने बिल जो कौमी असम्बली से होते थे मंजूर करवाते थे जॉइंट सेशन बुला के। एक चीज़ दूसरी में थोड़ा सा आता हूँ रज़ा रब्बानी साहब की, कि मैं वहाँ पे क्योंकि पार्लियामेंट कवर करता हूँ, रज़ा रब्बानी साहब की पोजीशन आज की नहीं है जो आप टाइमिंग की बात कर रही हैं। रज़ा रब्बानी साहब मैं 3 साल से देख रहा हूँ कि वो मतलब पीपल्स पार्टी के उन चंद लोगों में से जिनकी मीडिया भी इज्जत करता है, सियासतदान और बड़ी हद तक सिविल सोसाइटी, उन पर तनकीद भी होती रहती है, लेकिन ज़्यादातर लोग उनकी तारीफ करते हैं। ये रब्बानी साहब कई दफ़ा लेटर हुकूमत को लिख चुके हैं। नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी का ये पुराना इनका स्टाइल बन चुका है, ये पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेते। अब आप देखें शहबाज शरीफ साहब 9 सालों में पंजाब असम्बली नहीं जाते, उनका उठा के देख लें, उंगलियों पे गिन सकते हैं, 8-8 महीने नहीं गए पंजाब असम्बली। नवाज शरीफ साहब 8 महीने तक कौमी असम्बली नहीं गए थे, 1 साल वो सेनेट नहीं गए थे। इनके वजीर नहीं जाते, आप उनको रज़ा रब्बानी साहब को छोड़ देंगे, उन्होंने कितने खत लिखे हैं वजीर आजम को, आप उनसे अयाज सादिक साहब से पूछें कि वो कितने खत लिख चुके हैं जनाब इन्हीं वुज़रा के खिलाफ कि ये ना हाउस में आते हैं, ना क्वेश्चन आवर में बैठते हैं, ना जवाबात देते हैं। सो हुकूमत का एटीट्यूड जो है ना सिर्फ इस वजह से क्योंकि सेनेट में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और हम वहां पे क्यों जाएं, आपके ना वजीर आजम जाते हैं ना वहां पे वजीर आते हैं। और रब्बानी साहब मुसलसल पिछले 2-2.5 सालों में जो मैं जाता हूं देखता हूं प्रोसीडिंग को, इस पे एजिटेट कर रहे थे, ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई। हिलाली साहब कोई कमेंट, मुझे एंडिंग की तरफ जाना है, वक्त खत्म हो गया। कमेंट मैं सिर्फ ये दे सकता हूँ कि ये रब्बानी साहब ने जो किया है उनको पता है कि ये कभी नहीं सही होंगे, वो नहीं आएंगे, इसलिए कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अब एक क्लेप्टोक्रेसी हो गई है, चोरों के हाथ में आ गई है, नंबर 1। और वो पैसे बनाने के शौक़ में हैं, वो रिवाज और ट्रेडिशनल रूल्स कोई परवाह नहीं करता है, अपने लीडर की बात नहीं मानते हैं, वो आते ही नहीं है। एक दूसरी बात है, बार बार हम ये सुनते रहते हैं कि सिंध कार्ड। मैं जानना चाहता हूं ये क्या है, ये सिंध कार्ड? काफी वक्त चले गया है ये सिंध कार्ड देखते देखते। अगर आपको खेलना है तो खेलें ना, सिंध कार्ड खेलें और फिर देखेंगे लोगों का क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, हिलाली साहब बहुत शुक्रिया, कलासरा साहब बहुत शुक्रिया, पीर मजहरुल हक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन इतना जरूर है कि पीपल्स पार्टी और वफाक में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। और साथ ही साथ लोग ये बात करते हैं, आम आवाम में ये तासुर पैदा हो चुका है, रच बस चुका है कि किसी ना किसी तरीके से बार्गेनिंग चिप के तौर पर इन तमाम मसलों को बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और अगर वाकई में ये तासुर बन चुका है तो इस तासुर को जायल करने के लिए दोनों जमातों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और रज़ा रब्बानी साहब का ये शिकवा बजा है कि वुज़रा अगर आएंगे नहीं सेनेट के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर तो जवाब कौन देगा? अवामी नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदों को भी आखिरकार जवाब देना है। हमारे आज के शो से इतना, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।